तो नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी के प्रमुख 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कि अग्रिम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। डेली बाय डेली इस चैनल पे हिंदी के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। यदि आप डेली बाय डेली इन प्रैक्टिस सेट्स को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो ये गारंटी है कि किसी भी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पत्र में आप 95% के ऊपर अंक लाने के जिम्मेदार होंगे। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द देखिए, कक्षा, आंसू, प्राण, प्रतीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आंसू जो है वो सदैव बहुवचन में, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। आंसू सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है और प्राण भी सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जो प्रत्येक है वो प्रत्येक हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक, अगला प्रश्न, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? ध्यान समझिएगा, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया जाता है। यहाँ प्रश्न ध्यान समझिएगा, कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं कन्फ्यूजन कहाँ होती है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है तो आंसर हो जाएगा दो। अब हम समझाते हैं कैसे। पहला है रचना के आधार पर। किसके आधार पे? रचना के आधार पर। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। उन्होंने पूछा क्या, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही? दो। तो आपने कहा रचना। अब देखिए, कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। वही होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। इसलिए 3, 8 में भी आप कंफ्यूज होंगे। एकदम बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया हमने। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है। यदि आपसे पूछेगा रचना के आधार पर वाक्य कितने, तो 3। अर्थ के आधार पर पूछे तो आप बताएंगे कितने? 8। ठीक है, अगला प्रश्न, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, या आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। देखिए, उद्देश्य विधेय क्या होता है? मैंने जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि रोहन बाजार जाता है। रोहन बाजार जाता है। अगर मैंने ये कह दिया तो ये जो रोहन है ना, ये हो जाता है उद्देश्य। बाकी ये जो होता है इसे कहते हैं विधेय। ये उद्देश्य और ये विधेय। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, 3 वाक्यों में से जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। कौन से? जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है कि एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ये किसका हो जाता है? ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाता है। और आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, तो हम कहते हैं ये जो होता है संयुक्त वाक्य के जो है कि डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ग का तात्पर्य क्या है इनका? वर्ग का मतलब होता है, देखिए हिंदी में जो है 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग अंग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज ञ, ट ठ ड ढ, त थ द न, प फ ब म। मतलब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब जैसे क वर्ग में देखें तो ख और घ, च वर्ग में देखें तो छ और झ, इसी प्रकार ट वर्ग में देखें तो ठ और ढ। ये ऐसे जो दूसरा और चौथा वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब महाप्राण अगर दूसरा चौथा है तो पहला तीसरा पांचवा क्या है? इनको अल्प प्राण कहा जाता है। दूसरा चौथा को महाप्राण और पहला तीसरा पांचवा को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल एक शब्द है, ठीक है ना। ये संबल जो है वो ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? देखिए, ध्वनि कई भागों में वर्गीकृत है। कह रहे हैं संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि। देखिए, हम सबको आपको समझाएंगे।
संबल जो है, पहले तो हम बता दें आपको कि संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है, और आपने कहा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बताते हैं संपृक्त ध्वनि होता क्या है। जब एक से अधिक व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हमने कहा युक्त, तो इसमें क और त एक साथ जुड़ गए ना, दो ध्वनियाँ एक साथ जुड़ गई, तो इन्हीं को हम कहते हैं संपृक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। अच्छा, अब ये संयुक्त ध्वनि क्या होता है? संयुक्त ध्वनि वो होता है जब एक साथ मिलकर कोई एक अक्षर बनाते हैं, एक जो है कि अक्षर बनाता है, जैसे छ। ये देखिए किससे बन के बनाता है? आधा क और खटकोड़ श। हमने कहा ज्ञ, ये किससे बनता है? आधा ज और इ। ठीक है, तो इनको हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। श्र, आधा श र, इनको हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और पहले को हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब ये उदाहरण हमने आपको इसलिए भी दिया क्योंकि ये संयुक्त ध्वनियों में बार बार पूछे भी जाते हैं कि भाई छ छतरी किससे मिलकर बना होता है, ज्ञ ज्ञानी किससे मिलकर बना होता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं युग्मक ध्वनि और द्वितीय ध्वनि। दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। समझिएगा कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब एक ही प्रकार के ध्वनियाँ एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो उनको हम द्वितीय ध्वनियाँ या फिर युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चा, अगर मैंने बच्चा कहा तो आप देख रहे हैं आधा च के साथ पूरा च जुड़ा, इसी को हम द्वितीय ध्वनि बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ बल्ला, मैं कह रहा हूँ कुत्ता, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं युग्मक ध्वनियाँ या तो फिर द्वितीय ध्वनियों का उदाहरण होते हैं। आगे बात समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? अब देखिए कौन सी संधि है, होता क्या है, संधि आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, जब एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलता है तभी स्वर संधि होता है। तो यहाँ पे स्वर संधि तो नहीं भाई, क्योंकि यहाँ त मिल गया, त जब है लास्ट में तो त जब है तो त है व्यंजन, और व्यंजन जब हो गया तो भाई स्वर संधि होगा नहीं। अब यहाँ विसर्ग है नहीं, तो विसर्ग जब होता है तभी जो है कि क्या होता है, विसर्ग होता है, तभी जो है कि विसर्ग संधि होता है। तो ना तो स्वर हुआ और ना तो क्या हुआ, विसर्ग हुआ। ठीक है, और ये जो वृद्धि है गुण है ये स्वर संधि के ही पार्ट हैं। तो बचता कौन है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नियम की चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसमें नियम क्या कहता है, विपत जाल कैसे विपत जाल बन गया। तो नियम ये कहता है भाई कि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर यानी क च ट त प, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ यदि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, है ना, और इस या तो फिर य र ल व आए या तो कोई स्वर है, तो जो ये प्रथम वर्ण होता है इसका जो है परिवर्तन तृतीय वर्ण में हो जाता है। किसमें हो जाता है? तृतीय वर्ण में। वही काम हुआ, देखिए तो ये किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है ना, तो, और इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, तो च छ ज तृतीय वर्ण आ रहा है, तो ये जो तो है अब वो बन जाएगा उसी का जो है कि ज का आधा ज बन जाएगा। तो जो बदल के बन जाएगा क्या, आधा ज बन जाएगा। ज बन जाएगा तो विपत जाल हो जाएगा। विपत जाल को क्या कह देंगे? विपत जाल। ठीक है, अगला देखते हैं। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में उपसर्ग क्या होता है भाई, हमने आपको बार बार बताया कि उपसर्ग जो है किसी मूल शब्द के पहले जिस शब्दांश को जोड़ दिया जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दुरात्मा, मूल शब्द ढूंढा करिए कि दुरात्मा में मूल शब्द क्या है। दुरात्मा में मूल शब्द है आत्मा। क्या है भाई? आत्मा। आत्मा के पहले क्या लग गया कि दुरात्मा बन गया, तो आपने कहा दुर। अब दुर ये हलंत वाला दुर, आधा दुर लगेगा, पूरा दुर नहीं, क्योंकि दुर मिलके जब हलंत से मिलेगा तभी दुरात्मा होगा, नहीं तो अगर पूरा मिला देंगे तो दुर आत्मा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? अच्छा समझिएगा पहले तो क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण एक पद का भाग होता है। पद के 5 भाग होते हैं, 5वां भाग होता है अव्यय। अव्यय का जो है कि भाग होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण सीधे पूछते हैं कितने पार्ट होते हैं इसके, तो आप बताएंगे 4। कितने होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के 4 पार्ट होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण जो है होता है, इसका मतलब हो गया कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो और वो परिमाण के रूप में हो। परिमाण का मतलब मात्रा। ठीक है, अब देखिए तुम अच्छे खिलाड़ी हो, इसमें मात्रा कहीं बताया गया? गलत। मैदान हरा भरा है, मात्रा बताया गया? नहीं, तो गलत। यह लड़की सुंदर है, मात्रा बताया गया? नहीं। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, मात्रा बता गया ना कि बहुत ओले, कितना ओला हो? बहुत ओला पड़ा। तो आपने कहा कि भाई कि जब बहुत ओला मात्रा की बात कर दिया गया तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द जिनका वाक्य से
जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता वो क्या कहलाते हैं? तो आपने कहा भाई कि विकल्प बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकल्प बोधक और अनुबद्ध बोधक तो कुछ होता ही नहीं है, पहले तो यही जान लीजिए, काम खत्म होता है इसका। अब कह रहे हैं मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द। मनोभाव को प्रकट करने वाला मतलब, अच्छा वो आ गया, ओहो बहुत बुरा हुआ, ईश्वर करे तुम अच्छे आदमी बन जाओ, ठीक है। तो ये जो विस्मयादि बोधक इनको बोलते हैं ना, जब भावों को प्रकट करने के जो अव्यय होते हैं उनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या होते हैं भाई? जैसे किंतु लगा दिया, तथा लगा दिया, एवं लगा दिया, जब दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम जो करते हैं उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य का सर्वनाम कौन सा प्रकार है? सर्वनाम की बात करें तो जाहिर सी बात है वे ही सर्वनाम है। अब ये वे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उस 6 प्रकार में पहला होता है पुरुषवाचक, फिर होता है निश्चयवाचक, फिर होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। इस प्रकार के जो है कि 6 पार्ट होते हैं आपके किसके? सर्वनाम के। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इसमें पूछे हैं कि जो वे है वो कौन सा पार्ट है ना? वे जो इन्होंने दे दिया ये कौन सा पार्ट है? तो आपने कहा भाई संबंधवाचक, संबंधवाचक है नहीं, गलत हो गया। निजवाचक, आप जब आता है तब निजवाचक होता है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भाई जब होता है जो है कि जब कहते हैं कि भाई तीन पुरुषवाचक होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष होता है, ठीक है। ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा वे, है ना। तो अब हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, देखिए ये जो कौमुदी है ये चांदनी का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, सही है। जो सौदामिनी है ये होता है बिजली का, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ कुमुदनी जो है, यही कुमुदनी, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया कुमुदनी का ही पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें। मतलब यदा मतलब क्या होता है, कदा मतलब क्या होता है? तो यदा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, यदा यदा मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, तो जब, यदा का मतलब जब हो गया तो कंफर्म है। तो देखिए यदा का मतलब जब इसमें, जब इसमें, इसमें कब दिया है, तो ये दोनों तो पहले गलत हो जाएंगे, चलो काट दीजिए। आओ कदा, कदा का मतलब तब तो होता नहीं है, तो आपने कहा कदा का मतलब कब नहीं होता है, कदा का मतलब जब होता है, तो आपने कहा यदा कदा का मतलब जब कब, ठीक है। अगला नियत, नियत ये श्रम श्रुत भिन्नात्मक प्रश्न होते हैं, पुलिस की परीक्षा का बहुत पसंदीदा सवाल है और हर पेपर में एक सवाल पूछा गया है इससे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, श्रम श्रुत भिन्नात्मक शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। देखिए नियत, नियत का मतलब, नियत मतलब निर्धारित कहते हैं ना किसी चीज, भाई ये नियत है, इस समय पे नियत है मतलब निश्चित है। तो इरादा दे दिया, ये गलत हो गया, इरादा गलत, भाग्य गलत, सही क्या हो जाएगा? नियत का मतलब हो जाएगा निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आपको छांटना है। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, नहीं, आलोचकों के अनुसार, इसका मतलब इस अनुरूप का जो है कि जो प्रयोग है वो गलत हुआ है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सी वृत्ति है? तो अब आप चल सकते हैं, वृत्ति देखिए व्यक्ति के मनोभाव के दशा को दर्शाने का जो प्रयास होता है वो उसको वृत्ति का पार्ट दिया जाता है, वृत्ति का नाम दिया जाता है, और वृत्ति के नाम में हम कहेंगे अब आप चल सकते हैं। बताओ ये क्या इच्छावार्थक है? भैया आप चल सकते हैं, इसमें कोई इच्छा नहीं दिखाई जा रही है, बाध्यता है, अब आप चल सकते हैं। जब हम कहेंगे अब तुमको चलना पड़ेगा, तब इसमें बाध्यता है, तो इसलिए बाध्यता सूचक भी नहीं है। निश्चयार्थ, अब हम कहते अब आप अवश्य चलेंगे, तो हम कहेंगे निश्चयार्थ होता, इसका मतलब ये भी गलत है। सामर्थ्य सूचक, हम आपकी सामर्थ्यता को दिखा रहे हैं भाई कि अब आप चल सकते हैं, अब आप पेड़ पे चढ़ सकते हैं, अब आप दौड़ सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं, अब ये परीक्षा आप पास कर सकते हैं, तो ये सामर्थ्य सूचक वृत्ति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके, हाँ ना में दिया जा सके, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू कैसे करते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब अंग्रेजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का सवाल आपको दे दिया, जैसे क्या राम
क्या राम आ रहा है? क्या राम आ रहा है? क्या राम आ रहा है? यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या शुरू करें? क्या राम आ रहा है? भाई यही इसका उत्तर तो हाँ या ना में ही दिया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, शुरू किस शब्द से करेंगे? क्या यही ना कहेंगे आप इज राम कमिंग? क्या कहेंगे आप? इज राम कमिंग? क्या राम आ रहा है? तो जब आपने ऐसा कहा तो पहला ये उनका क्या कहना है कि भाई शुरू कैसे करते हैं? तो पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं ना। ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होती है। और हेल्पिंग वर्ब इस ऑप्शन में नहीं है। इंटरोगेटिव वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, इन्फिनेटिव, फाइनाइट वर्ब ऑप्शन में नहीं है। तो हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है ये। जब हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब का ही नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है। कंफ्यूजन ना होइए, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करें। अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको। क्या कह रहे हैं? हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी नहीं होगा भाई, आवर फोरमोस्ट ड्यूटी होगा। तो इसलिए पहली चीज तो गलत हो गई। सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी नहीं, आवर फोरमोस्ट ड्यूटी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है टू सर्व द कंट्री। आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या गड़बड़ी है भाई? आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्विंग। अब देखिए टू मॉडल वर्ब है, इसके बाद सर्विंग ING का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने कहा आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, सर्विंग द कंट्री नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अंतिम प्रश्न है अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अवल्गर माइंड, अवल्गर माइंड का मतलब होता है एक अशिष्ट जो बुद्धि होता है, एक अशिष्ट बुद्धि का व्यक्ति जो होता है, इज वन, वो ऐसा व्यक्ति होता है हु वुड लाइक टू, वो पसंद करता है क्या? क्या पसंद करता है भाई? कमांड मतलब आदेश देना पसंद करता है, इंस्टीड ऑफ इसके बजाय, आस्किंग और रिक्वेस्टिंग पूछने या फिर जो है कि निवेदन करने की जगह पे, निवेदन करने की जगह पे एक जो दुष्ट प्रकृति का यानी जो अशिष्ट व्यक्ति जो होता है वो कमांड आदेश देने का इच्छुक होता है, आदेश देना उसको अच्छा लगता है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या करता है। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं आदेश देता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मतलब नहीं है। क्या कह रहा है? एक अशिष्ट व्यक्ति जो है वो किसी को आदेश देने जो है कि वो रिक्वेस्ट करने के बजाय आदेश देना पसंद करता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, ये बिल्कुल सही बात है ना। एक दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति का यहाँ पे जो है कि सेंस यहाँ दुष्ट गलत हो जाएगा, विग्ध होता तो दुष्ट हम कहते। एक शरारती व्यक्ति, शरारती भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही लगातार वीडियो से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।